हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग में आज हम 38वीं क्लास पढ़ने वाले हैं और जो 38वीं क्लास है वो निबंध को लेकर है। इसमें हम निबंध पढ़ने वाले हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी निबंध थे इस निबंध की बुकलेट में कवर किया गया है। और अगर आप हमारे एमपीएससी मेंस का पैकेज लेते हैं तो पेपर फर्स्ट से पेपर 6 तक की जो बुकलेट मिलती है उसमें आपको एक पेपर 6 में 2 बुकलेट मिलती है, एक निबंध लेख संग्रह और एक प्रारूप लेखन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में उदारीकरण। मेरे जितने भी निबंध हैं उसमें मैंने आप लोगों को उद्धरण, जो क्वेट्स होते हैं और कविताएं होती हैं, महापुरुषों द्वारा लिखे हुए कथन होते हैं, वो अपन यहाँ पे निबंध में इसको ऐड कर सकते हैं। तो और अगर आप निबंध की अलग से भी पीडीएफ लेना चाहते हैं सॉफ्ट कॉपी में तो आप इसकी सॉफ्ट कॉपी भी आपको मिल जाएगी, तो आप इसकी सॉफ्ट कॉपी भी परचेस कर सकते हैं। बाकी अगर हार्ड कॉपी में लेना है, हार्ड कॉपी में आपको हमारा पूरा पैकेज लेना पड़ेगा। फर्स्ट पेपर से लेके 6 पेपर तक हैंड रिटन है, पूरे नोट्स प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है। सबसे पहले हम उदारीकरण की प्रस्तावना देखते हैं। उदारीकरण का अर्थ उन नियमों, आर्थिक नीतियाँ, प्रशासनिक नियंत्रणों आदि को समाप्त करने या शिथिल करने से है जो आर्थिक विकास में बाधा डालते हैं। उदारीकरण क्या होता है कि उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियम, ऐसी आर्थिक नीतियाँ, ऐसे प्रशासनिक नियंत्रण को समाप्त करना है जिनके कारण हमारे आर्थिक विकास जो हो रहा है देश को, उसमें रुकावट पैदा हो रही है। वैदिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से 2 धुरियों पर चलती थी। भारतीय अर्थव्यवस्था की पहली धुरी होती थी कृषि और दूसरी होती थी कृषि पर आधारित उद्योग धंधे। कर वसूली के अतिरिक्त आर्थिक मामलों में शासन अथवा राजा का हस्तक्षेप लगभग वर्जित था। मतलब कर वसूलने का अधिकार किसी एक व्यक्ति को दे दिया जाता था, वही कर वसूलता था, उसमें राजा अपना हस्तक्षेप नहीं करता था। प्रकृति की अनुकंपा होती थी, मतलब बाकायदा अच्छा पानी आता था। और इस व्यवहारिक तथा यथार्थवादी अर्थव्यवस्था के कारण भारत एक समृद्ध देश बन गया था। इसकी आर्थिक समृद्धि विदेशों के आक्रमण के बावजूद भी बनी रही थी। विदेशी आक्रमण जो हुए थे हमारे देश में 6वीं 7वीं शताब्दी में हुए थे, फिर 12वीं 13वीं सदी में हुए थे, उसके बाद भी हमारे देश में आक्रमण के बावजूद भी जो समृद्धि है बनी हुई थी। ब्रिटिश भी भारत की आर्थिक समृद्धि का लाभ उठाने के लिए और यहाँ से व्यापार करने के लिए आए थे। राजनीति और अर्थनीति के बीच गहरा संबंध होता है। संभवतः इसलिए विष्णुगुप्त चाणक्य की राजनीति पर आधारित विख्यात कृति अर्थशास्त्र के अनुसार व्यक्ति की तरह समाज और राष्ट्र के जीवन पर भी आर्थिक स्थिति का गहरा प्रभाव पड़ता है। संसार की प्राचीनतम संस्कृतियों एवं सभ्यताओं का विकास, संसार की जितनी भी प्राचीन संस्कृति हैं, सभ्यता हैं, उनका विकास उन्हीं क्षेत्रों में हुआ है जहां भूमि और जलवायु ऐसी हो कि थोड़े से ही प्रयत्न से जीवन यापन के लिए पर्याप्त धन धान्य पैदा किया जा सकते। तो संसार की जितनी भी प्राचीन संस्कृति हैं, सभ्यताएं हैं, वहाँ ज़्यादा विकसित हुई हैं जहाँ पर जीवन यापन के लिए भूमि का और जलवायु का पर्याप्त प्रयोग हो पाए। भारत भूमि विशेष रूप से इसकी सिंधु और गंगा की घाटियाँ ऐसे उपयुक्त क्षेत्र थे, इसलिए वहाँ भारतीय संस्कृति और सभ्यता का विकास हुआ जो न केवल सारे भारत पर छा गई बल्कि जिसका प्रभाव भारत के बाहर भी दूर दूर तक फैला। साहित्य, कला और राजनीति की तरह आर्थिक क्षेत्र में भी भारतीयों के लिए नए नए प्रयोग किए गए थे और एक उत्तम अर्थव्यवस्था का विकास किया गया। कृषि, व्यापार और दस्तकारी और उद्योगों के क्षेत्र में भी भारत की उपलब्धियां महान थीं। भारत की आध्यात्मिक तथा आर्थिक सफलता ने भारतीयों को उदार रूप से विदेशियों के आगमन का स्वागत किया तथा उन्होंने अपने विचारों के प्रसार के लिए दूसरे देशों की यात्राएं भी की। मीडिया, अब हम कोई लाइन हम बीच बीच में डाल देते हैं, जैसे कि मीडिया की तीव्र गतिविधियां तो अब भारत में होनी है। उदारीकरण की प्रमुख नीतियाँ। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं है तो अपना व्हाट्सअप नंबर लिखकर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा और अपना नाम लिख दीजिएगा, तो आपका नंबर मेरे पास सेव हो जाएगा। तो आपके स्टेटस पर आपको हमारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी। 1991 में नई औद्योगिक नीति लागू हुई थी। उसके बाद से विभिन्न नियंत्रणों को समाप्त करने का एक व्यापक कार्यक्रम शुरू हुआ। सुरक्षा, सामरिक और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील उद्योगों की छोटी छोटी सूची में शामिल 6 उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त की गई। सबसे मेन जो था यही था कि 1991 में जब उदारीकरण की नीति अपनाई तो लाइसेंस की समाप्ति कर दी गई थी। केवल 6 उद्योगों को छोड़कर, 6 जो मेजर उद्योग थे जो
जो कि कहीं ना कहीं प्रभाव डालते हैं, हार्मफुल रहते हैं, उन उद्योगों को छोड़कर बाकी सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस की समाप्ति कर दी गई। जिन उद्योगों की लाइसेंस अनिवार्य था उनमें अल्कोहल, पेय पदार्थों का आश्वन और निर्माण, तंबाकू के सिगार, सिगरेट और तंबाकू से बनी वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस और सभी प्रकार के रक्षा साज सामान, औद्योगिक विस्फोटक, जोखिम वाले रसायन, ये सभी इम्पोर्टेंट थे। पहले अनेक उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे, किंतु अब परमाणु ऊर्जा और उससे संबंधित विषय तथा रेल परिवहन को ही सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया है। रक्षा क्षेत्र को 74% तथा विदेशी पूंजी निवेश के साथ क्षेत्र के लिए खोलने का निर्णय लिया गया। किसको? रक्षा क्षेत्र को। सरकार लघु उद्योग क्षेत्र में ही कुछ वस्तुओं के निर्माण करने की विशेष व्यवस्था की नीति को अपनाकर लघु उद्योग को लगातार संरक्षण देती रहेगी। सरकार क्या करेगी? लघु उद्योग क्षेत्र में ही वस्तुओं का निर्माण करने की एक विशेष नीति अपनाएगी और लघु उद्योग क्षेत्र को भी लगातार संरक्षण देती रहेगी। लघु उद्योग उद्यम को छोड़कर लघु उद्योग क्षेत्र के लिए विशेष रूप से आरक्षित वस्तुओं का निर्माण करने वाले सभी उद्यमियों को औद्योगिक लाइसेंस लेना अनिवार्य है और अपने वार्षिक उत्पादन के 50% की निर्यात की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। मतलब आपको 50% निर्यात एनी हाउ करना है। उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा देना है जिनसे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। मतलब उदारीकरण को ऐसे नियंत्रण को हटा लेना है, ऐसे नहीं जिससे प्रॉब्लम आ रही हो, आर्थिक विकास नहीं बढ़ रहा हो। उदारीकरण में वे सारी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिसके द्वारा किसी देश के आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाने वाली आर्थिक नीतियों, प्रशासनिक प्रक्रियाओं आदि को समाप्त किया जाता है, उनमें शिथिलता दी जाती है। इस प्रक्रिया में विश्व के साथ व्यापार की शर्तों को भी उदार बनाया जाता है। मतलब कहे ना तो भूमंडलीकरण जिसको बोलते हैं कि पूरा विश्व एक बाजार है। 1991 से पहले हम दूसरे देशों के साथ व्यापार करने से पहले नहीं इतने इजीली नहीं कर सकते जितना अब हमारे यहाँ चीन का सामान आता है, अमेरिका से आता है, या हमारा सामान दूसरे देशों में जाता है। तो ये आयात निर्यात जो बना हुआ है 1991 से पहले नहीं था, जिसके कारण देश की आर्थिक विकास जो थी वो धीमी थी, जिससे न केवल अर्थव्यवस्था का विकास सुनिश्चित होता है बल्कि देश का व्यापक विकास तथा बहुमुखी मतलब चारों तरफ उन्नति होती है। अब उद्योग में लाइसेंस, परमिट या आरक्षणवाद के दिन लग चुके हैं। आर्थिक विकास की उच्च दर प्राप्त करने के लिए पूंजी निवेश बढ़ाने में विदेशी पूंजी निवेश से भी बड़ी मदद मिलती है। इससे न केवल घरेलू उद्योग लाभान्वित होता है बल्कि उपभोक्ताओं को उन्नत प्रौद्योगिकी, विश्व में प्रचलित प्रबंध कुशलता, मानव और प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग, भारतीय उद्योगों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पर्धात्मक बनाने, निर्यात बाजारों को खोलने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान और सेवाओं का लाभ भी मिलता है। इसलिए भारतीय उद्योगों को अपनी गतिविधियां चलाने में और सुविधा देने के उद्देश्य से सरकार ने नकारात्मक सूची को छोड़कर अन्य सभी मामलों में स्वतः विदेशी निवेश की अनुमति दे दी है। उदारीकरण के अंतर्गत सरकार ने अर्थव्यवस्था को सरकारी तंत्र के कठोर तंत्र से निकालकर बाजार उन्मुख एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए आर्थिक सुधार तथा आर्थिक उदारीकरण की नई नीतियां शुरू की हैं। जहां एक और भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को दूर करने के लिए भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया, सरकारी व्यय में फिजूल खर्ची की कटौती की गई, भौतिक तरलता में वृद्धि की गई तथा कृषि उद्योग, परिवहन व संचार के नियंत्रण में ढील देकर आर्थिक उदारीकरण के उपाय अपनाए गए हैं। उदारीकरण का उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो उदारीकरण द्वारा विदेशी उद्योगों से प्रतिस्पर्धा के कारण स्वदेशी उद्योगों पर संकट उत्पन्न हो गया है। अब हम विदेशी जो उद्योग उनसे प्रतिस्पर्धा करें तो जो बड़े बड़े उद्योग हैं वो तो अच्छा कर जाएंगे, लेकिन जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनके सामने संकट है। उदारीकरण से प्रत्येक क्षेत्र में विदेशी सहायता के अंतर्गत तकनीकी ज्ञान का प्रयोग होने से भारतीय तकनीकी ज्ञान को कम प्रोत्साहन मिलता है। विदेशी माल व ट्रेडमार्कों के प्रयोग से भारतीय माल को क्षति पहुंचती, जैसे कि वीजी फोर्स, हॉर्लिक्स, वुडवर्ड, ग्राइव वाटर, ओवल्टीन आदि नामों से भारतीय माल को घटिया माना जाता है। अतः देश के उद्यमी भी इस जो प्रकरण थे उससे हतोत्साहित हुए हैं। अब भारतीय बाजार में कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया और विशेष रूप से चीन से अनेक कैलकुलेटर, साइकिल, कलपुर्जे, टीवी, सूखी बैटरी जैसी अनेक वस्तुएं आदि से कम कीमत पर उपलब्ध होंगी, तो उपभोक्ता भारत में बना हुआ ऊंचे मूल्य की वस्तुएं क्यों खरीदेगा? ऐसे में एटलस साइकिल जैसे उत्पाद जो लघु व कुटीर उद्योग का बृहद रूप है, आखिर कितने दिनों तक बाजार में टिक पाएंगे? अतः भारतीय उद्योग तथा व्यापार को सस्ते दाम पर उत्तम उत्पाद उपलब्ध कराने होंगे। हमें
निष्कर्षतः आप कह सकते हैं कि हमें उदारीकरण को विकसित देशों के नारे और उकसावे के रूप में नहीं बल्कि अपने सामाजिक आर्थिक यथार्थ के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। हमें कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया आदि देशों की 1997 में हुई आर्थिक दुर्गति से सबक लेना चाहिए और अपनी बैंकिंग व्यवस्था, आत्मनिर्भरता बरकरार रखने वाली निजी उत्पादकता व स्वदेशी उद्योगों को मजबूत करने पर नज़र रखनी चाहिए। विश्व को प्रतिस्पर्धा में झोंक दिया गया है, इससे नकारात्मक असर साफ नज़र आने लगे हैं। बहुत से भारतीय उद्योग बंद हो गए हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है। भारतीय श्रमिकों के लिए विदेशी तकनीक के साथ चलने के लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्य कुशलता बढ़ाने का कार्य भी नहीं किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की रुग्णता को दूर करने एवं उनके आधुनिकीकरण के ठोस उपाय भी नहीं किए गए हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय पूंजी निवेशकों, उद्योगपतियों एवं श्रमिकों में भी निराशा में व्याप्त हुई है तथा विदेशी शक्तियों के हाथों भारतीय अर्थव्यवस्था के शोषण की स्थिति भी पैदा हो गई है। अब हम एक लाइन जो लास्ट में अब हम अपने उद्धरण से अंत करेंगे। ये फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा है। ये फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।